हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेर शेरनियों। तो स्वागत है सभी शेर शेरनियों का यूपी बिहार एमपी राजस्थान बोर्ड के बहुत ही शानदार क्लास 12 के भौतिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ रहे हैं। इसमें लेक्चर नंबर 9 में आज हम पढ़ने वाले घन कोण, वैद्युत फ्लक्स, गॉस के प्रमेय व उसके अनुप्रयोग के बारे में डिटेल के साथ एक हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, एकदम शानदार जबरदस्त सेशन होने वाला है। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं एकदम शानदार जबरदस्त बेहतरीन तरीके से। तो सबसे पहले जानते हैं घन कोण के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं, घन कोण होता क्या है। घन कोण, कोई गोली पृष्ठ लेते हैं। हमने एक क्या किया, एक गोली पृष्ठ ले लिया, किसी गोली सूक्ष्म पृष्ठ, हमने क्या किया, एक गोली पृष्ठ ले लिया, हमने एक गोली पृष्ठ ले लिया। हमने एक ले लिया गोली पृष्ठ, एक गोली पृष्ठ हमने ले लिया। तो हमने क्या किया, किसी गोली पृष्ठ के सूक्ष्म खंड को, मतलब इसमें से एक छोटा सा हम खंड ले लेते हैं। इसमें एक छोटा सा हमने क्या किया, खंड ले लिया। इसमें हमने एक छोटा सा खंड यानी भाग ले लिया। इस गोली पृष्ठ के एक छोटे से भाग के लिए हमारा क्या है, छोटा सा खंड है। ये छोटा सा हमने क्या किया, सूक्ष्म सा है। इसमें क्या किया, एक गोली पृष्ठ के छोटे से खंड, गोली पृष्ठ के सूक्ष्म खंड यानी अल्पांश, ये हमने क्या किया, अल्पांश गोली पृष्ठ, मतलब ये हमारा अल्पांश हो गया, ये हो गया डी ए। हमने ले लिया क्या, डी ए। हमने क्या किया, अल्पांश ले लिया। अल्पांश जो क्या करेगा, केंद्र से कुछ कोण बनाएगा। केंद्र से क्या करेगा, थीटा कोण बनाएगा। केंद्र से ये जो अल्पांश है, क्या कितना कोण बनाएगा, थीटा कोण बनाएगा। ये अल्पांश केंद्र से थीटा कोण बनाएगा। ये अल्पांश क्या करेगा, केंद्र से थीटा कोण बनाएगा, केंद्र से थीटा कोण बनाएगा। थीटा कोण ही हमारा क्या होगा, थीटा कोण क्या करेंगे हम, इसको यहाँ पर थीटा, इस कोण को हम थीटा नहीं लेंगे, क्या लेंगे, इसे हम ओमेगा लेंगे। क्या है, ये हमारा त्रिज्य खंड के द्वारा बना कोण है ना, तो इसे हम लेंगे ओमेगा, डी ओमेगा। एक छोटा सा डी ओमेगा कोण बनाएगा। द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण को ही क्या कहते हैं, इसी कोण को घन कोण कहते हैं। ये क्या है, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है, तो जो हमारा अल्पांश होगा इसका क्षेत्रफल डी ए होगा। तो आइए इसको डिफिनीशन लिखते हैं, तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। तो हमने क्या किया, एक गोली पृष्ठ ले लिया, कोई गोली पृष्ठ का एक छोटा सा खंड लिया हमने डी ए, इसका छोटा सा खंड ले लिया डी ए। उसके कारण केंद्र पर जो बना कोण होगा, उसके द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है। किसी गोली पृष्ठ के सूक्ष्म खंड से लिख सकते हैं, किसी गोलीय पृष्ठ के, किसी गोली पृष्ठ के सूक्ष्म खंड से, सूक्ष्म खंड यानी कि अल्पांश गोली पृष्ठ, अल्पांश गोली पृष्ठ, अल्पांश गोली पृष्ठ, सूक्ष्म खंड के द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण को, द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण को, द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण को, गए कोण को घन कोण कहते हैं, घन कोण कहते हैं। इसे क्या करते हैं, डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। घन कोण को क्या करते हैं, हम डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए आगे लिखते हैं। तो लिख सकते हैं अल्पांश गोली पृष्ठ, अल्पांश गोली पृष्ठ हमने क्या लिया, डी ए, अल्पांश गोली पृष्ठ लिख सकते हैं यहाँ पर, अल्पांश गोली पृष्ठ, अल्पांश गोली पृष्ठ हमारा क्या है, डी ए है। अल्पांश गोली पृष्ठ डी ए है, के द्वारा
के द्वारा केंद्र पर बना कोण के द्वारा केंद्र पर बना घन कोण केंद्र पर बना घन कोण हमारा डी ओमेगा बराबर हो जाएगा DA अपान आर स्क्वायर यह क्या है? इसकी त्रिज्या क्या है? हमारा r है। इसकी त्रिज्या क्या है? केंद्र से दूरी कितनी है हमारी? r। केंद्र से दूरी हमारी क्या है? r है। तो हमारा यहाँ से DA अपान आर स्क्वायर, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया? फार्मूला निकल कर आ गया घन कोण का। तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा, अब तो हमारा क्या था? एक अल्पांश के कारण। अब गोले के संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा जो हमारा घन कोण बनेगा वो क्या होगा? तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा गोले के संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर बना घन कोण हमारा ओमेगा बराबर हो जाएगा A/r स्क्वायर। ये हमारा क्या है? क्षेत्रफल है गोले का। तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr स्क्वायर। तो हमारा ओमेगा बराबर हो जाएगा कितना? A का मान कितना? 4πr स्क्वायर। तो ऊपर लिखेंगे 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर बटे r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया और हमारा ओमेगा बराबर निकल के आ गया 4π। ओमेगा और कितना आ गया? 4π आ गया। अब नोट में हम जानते हैं डी ओमेगा बराबर फार्मूला होता है DA cos थीटा अपान r स्क्वायर। डी ओमेगा बराबर होता है फार्मूला DA cos थीटा अपान r स्क्वायर, जहां थीटा क्या है? जहां थीटा E व A के बीच का कोण है। जहां थीटा वेक्टर E व वेक्टर A के बीच का क्या है? बीच का कोण है। घन कोण का मात्रक क्या होता है? घन कोण जो होता है उसका मात्रक क्या होता है? घन कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। घन कोण का मात्रक होता है क्या? स्टेरेडियन। और ये क्या है? ये बीमाहीन राशि है। ये बीमाहीन राशि है, इसकी कोई बीमा नहीं होती। ये बीमाहीन राशि, तो इसके लिए निश्चिंत रहिए कि इसकी कोई बीमा होगी। अब बढ़ते हैं बहुत ही शानदार जबरदस्त पार्ट की तरफ, वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स के लिए हमने पहले से क्या फिगर बना रखा है जिससे आपको आसानी से कम समय में समझा सके। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमने क्या किया? एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के, ये हमारा क्या? एक चौकोर पृष्ठ है। इसमें भी एक चौकोर पृष्ठ है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत, इस पृष्ठ से एक समान वैद्युत क्षेत्र, इसमें क्या किया हमने? एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसके पृष्ठ से अभिलंबवत, इसके लंबवत, इस पृष्ठ के लंबवत क्या गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब इस पृष्ठ के लंबवत जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी वही क्या कहलाएगा? हमारा वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। तो हमारा क्या? एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसमें हमने एक पृष्ठ रख दिया, उससे गुजरने वाली अभिलंबवत सभी वैद्युत बल रेखाओं को हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो भाई इसका डेफिनेशन लिखते हैं।
तो वैद्युत क्षेत्र में लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाले इस पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। संख्या को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे फाई से मतलब फ्लक्स, ई से इलेक्ट्रिक मतलब वैद्युत फ्लक्स से प्रदर्शित करते हैं। फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हमने क्या किया, हमने एक सेकेंड हम लेते हैं एक छोटा सा पृष्ठ, एक हमने ले लिया क्या, एक हमने ले लिया पृष्ठ। हमने ले लिया एक सेकेंड कैसे होगा, एक हमने ले लिया, ये पृष्ठ ले लिया हमने। अब इससे ये हमारा क्या है, एक हमारी क्या है अभी, एक हमारा क्या है पृष्ठ है। इस पृष्ठ से गुजरने वाले इस पृष्ठ को हमने क्या किया, एक वैद्युत क्षेत्र में रख दिया। तो इसको हमने क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं। इसको हमने क्या किया, वैद्युत क्षेत्र में रख दिया। इसको हमने क्या किया, वैद्युत क्षेत्र में रख दिया। हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र में इसको रख दिया। अब इसके अभिलंबवत हमने क्या किया, ये वैद्युत क्षेत्र है, इसके अभिलंबवत हमने क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। तो ये हमारा ये ऊपर की तरफ, और ये हमारे क्या होगा, यह थीटा कोण पर क्या है, यह झुका हुआ है। तो क्या है, थीटा कोण पर झुका है। यहाँ पर थीटा कोण पर क्या है, झुका है। तो हमारा हो गया कोण थीटा। ये हमारा थीटा कोण पे झुका है। तो हमारा ये लंबवत, इसके अभिलंबवत बाहर की तरफ जो हमारा क्षेत्रफल वेक्टर होगा, क्या वेक्टर ये हो जाएगा, मतलब पृष्ठ अभिलंबवत वेक्टर ये हो जाएगा, क्या होगा, क्षेत्रफल वेक्टर ये हो जाएगा। तो ये थीटा है, तो थीटा के साथ जो हमारा बनेगा हो जाएगा, ये वैद्युत क्षेत्र में थीटा है, क्या है हमारा वैद्युत क्षेत्र है। तो थीटा कोण पे है, तो इसको दो घटकों में बांटेंगे। तो हमारा जो थीटा के साथ वाला हो जाएगा ई कास थीटा, और जो थीटा से अपोजिट हो जाएगा हमारा, इसका क्षेत्रफल क्या है हमारा ये है। तो हो जाएगा हमारा साइन थीटा। लंबवत हो जाएगा क्या, ई लंबवत घटक ई साइन थीटा। जब किसी भी कोण क्या कहते हैं, दो घटकों में तोड़ते हैं, तो हमारा क्या होगा, किसी बिंदु को दो घटकों में तोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारा ई कास थीटा और ई साइन थीटा के रूप में क्या होता है, टूटता है। तो हमारा यहाँ से आ जाएगा, तब हम लिख सकते हैं फाई बराबर, तो गुजरने वाली फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। हमारा इसके साथ लेंगे हम, क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ई ए कॉस थीटा।
लंबवत बाहर की तरफ ई ए cos थीटा के साथ हमारा क्या होगा, ई ए cos थीटा, ई ए cos थीटा। और यहाँ से फाई का मान, फाई ई का मान आ जाएगा वेक्टर रूप में, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। इसका परिमाण लेंगे क्या, हमारा ई ए cos थीटा हो जाएगा, और ऐसे लेंगे तो हमारा ई sin थीटा हो जाएगा। एक सेकंड इसको हटाते हैं, ऐसे हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो गया फार्मूला निकल कर आ गया, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। यदि ई और डी ए के बीच का कोण नोट में लिखेंगे, यदि वेक्टर ई व वेक्टर ए के बीच का कोण डी थीटा हो, तब हो तो हमारा डी फाई ई बराबर हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए बराबर हमारा हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए cos थीटा। यहाँ से हमारा ये फार्मूला निकल कर आ जाएगा। अब वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, फ्लक्स का मात्रक, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हमारा फाई ई बराबर ई इंटू ए, हमारा मात्रक यहाँ से हो जाएगा, ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है, तो हमारा मात्रक आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, या न्यूटन मीटर बटे कूलम इंटू मीटर। तो इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या तो इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, इसको न्यूटन मीटर प्रति कूलम को लिख सकते हैं क्या, वोल्ट, न्यूटन मीटर प्रति कूलम को लिख सकते हैं वोल्ट, और इसको हमारा वोल्ट मीटर। तो हमारी ये क्या हो गई, अलग अलग इसके मात्रक हो गए। अब बढ़ते हैं आगे, अब जानते हैं वैद्युत फ्लक्स का बीमी सूत्र। फ्लक्स का बीमी सूत्र, का बीमी सूत्र, इसका बीमी सूत्र हो जाएगा हमारा न्यूटन का हो जाएगा एम एल टी माइनस 2, कूलम का होगा ए टी, और मीटर का स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं एम एल का पावर 3, टी का पावर -3, ए का पावर -1। तो हमारा टी का पावर -3, ए का पावर -1। अब नोट में हम लिखेंगे जो धनावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, बाहर की होती हैं। यदि कोई धनावेश है तो हमारा धनावेश है, धनावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, बाहर की ओर होती हैं, तब वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा। धनावेश के कारण, धनावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं, कारण वैद्युत बल रेखाएं, धनावेश के कारण क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं बाहर की होती हैं, रेखाएं बाहर की ओर होती हैं, की ओर
होती है। धनावेश के कारण क्या वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर होती हैं, तब वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा। तब वैद्युत फ्लक्स फ्लक्स क्या होता है, पॉजिटिव धनात्मक होगा। और ऋणावेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, भीतर की ओर होती हैं। रेखाएं भीतर की ओर होती है, वैद्युत बल रेखाएं भीतर की ओर होती हैं, तब वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ऋणात्मक। तब वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं, जिसका था हमें इंतजार वो घड़ी आ गई। तो बढ़ते हैं, बहुत ही शानदार जबरदस्त गॉस का प्रमेय, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है। तो गॉस थ्योरम आप या गॉस लॉ। तो कह रहा किसी बंद पृष्ठ से, कोई हमने क्या किया, बंद पृष्ठ लिया, उससे गुजरने वाले या कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, मतलब उस पृष्ठ में हमने क्या किया, हमने बंद पृष्ठ ले लिया, इससे गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स, जितना भी फ्लक्स गुजर रहा है, इससे गुजर रहा है, इससे परिबद्ध कुल आवेश, मतलब इसमें जितने भी आवेश हैं, कुल आवेश यदि क्या है, क्यू है, तो उसके इप्सिलॉन नॉट और अपान इप्सिलॉन नॉट गुने के बराबर होता है। तो भाई इसका डेफिनेशन लिख के, किसी बंद पृष्ठ से ले सकते हैं, किसी मोड़ पर किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई, उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश क्या है, क्यू के 1 अपान इप्सिलॉन नॉट, कुल आवेश के 1 अपान इप्सिलॉन नॉट गुने के बराबर होता है, इप्सिलॉन नॉट गुने के बराबर होता है। तो हम जानते हैं फाई बराबर होता है क्यू इंटू 1 अपान इप्सिलॉन नॉट, या लिख सकते हैं फाई ई बराबर क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। तो अब तो ये तो फार्मूला था, लेकिन इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, गॉस के प्रमेय का सत्यापन, मतलब ये कैसे इतना होता है। तो आइए इसका प्रूफ करते हैं, गॉस के प्रमेय का करेंगे हम सत्यापन। तो करेंगे गॉस के प्रमेय का सत्यापन।
गॉस की प्रमेय का सत्यापन तो गॉस के प्रमेय का हम क्या करेंगे, सत्यापन करने वाले हैं। तो हमने क्या कर लिया, हमें एक बंद पृष्ठ ले लिया। हमने क्या किया, एक बंद पृष्ठ ले लिया। इसका कोई हमने क्या किया, एक अल्पांश ले लिया। हमने इसका एक अल्पांश ले लिया। इस बंद पृष्ठ का हमने क्या किया, एक अल्पांश ले लिया। और इसके केंद्र मान लेते हैं। इस केंद्र पर क्या है, हमारा प्लस क्यू आवेश है। तो इससे हम क्या करते हैं, यहाँ की दूरी निकाल लेते हैं। तो हमारी इससे यहाँ की दूरी हो जाएगी और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका घन कोण हो जाएगा डी ओमेगा। बिंदु ओ पर मान लेते समस्त भार क्या इसी पर निहित है, तो इसका केंद्र ओ हो गया और ये हमारा इसका क्षेत्रफल अल्पांश का क्षेत्रफल ए है। तो हम इसके लंबवत बाहर की तरफ क्या होगा, क्षेत्रफल वेक्टर बाहर की तरफ होगा। तो हमारा यहाँ से लंबवत बाहर की तरफ क्षेत्रफल वेक्टर हो जाएगा हमारा एन इसका, और हमारा हो जाएगा ये डी वेक्टर। और ये हमारा क्या अल्पांश है, जो इसका क्षेत्रफल कितना है, हमारा अल्पांश का क्षेत्रफल है डी ए, और ये क्षेत्रफल वेक्टर हो जाएगा डी ए वेक्टर। तब ये हमारा क्या करेगा, अब ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र ई से जो हमारा वेक्टर है तो क्या कर रहा है, थीटा कोण बनाता है। तो थीटा कोण क्या कर रहा है, थीटा कोण बना रहा है। ई व ए के बीच का कोण क्या, थीटा है, और ये बिंदु हमारा पी है। अब यहाँ तक हमें उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। तो अब हम जानते हैं डी ए और वेक्टर, ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो हमारा लिख सकते हैं डी ए व वेक्टर ई के बीच का कोण क्या है, थीटा है। डी ए व वेक्टर ई के बीच का कोण क्या है, थीटा है। तब यहाँ से हो जाएगा डी फाई ई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट, तो मतलब इससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा ई डॉट वेक्टर ए। डी ए मतलब डी ए से गुजरा क्या है हमारा डी ए। अब हमारा डी फाई ई बराबर यहाँ से हो जाएगा ई डी ए कास थीटा, बीच का कोण थीटा आते हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। मतलब अल्पांश के कारण गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इतना हो गया। अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर दूरी पर है। तो हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ तक, अब समीकरण 1 से ई का मान निकल के आ गया। अब हमारा समीकरण 1 से अब समीकरण 1 से हमारा डी फाई ई बराबर हो जाएगा, डी फाई ई बराबर आ गया 1, ई का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये हमारा ए है, डी ए है, डी ए कास थीटा है। अब हमारा जानते हैं डी फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ए कास थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसका हमने मान अभी पीछे पढ़ा है, होता है क्या, ये इतना होता है डी ओमेगा। इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है हमारा डी ओमेगा। तो हमारा यहाँ से लिखेंगे डी
फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। अब तो हमारा ये हो गया अल्पांश के कारण, ये तो हमने अल्पांश के कारण फ्लक्स का वैल्यू निकाल लिया। अब कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स। अब कुल वैद्युत फ्लक्स यहाँ से निकालेंगे तो हमारा फाई ई निकल के आ जाएगा कितना, क्रोज इंटीग्रेशन डी फाई ई। अब डी फाई ई यहाँ पर रख देंगे तो हमारा फाई ई बराबर आ जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। अब यहाँ से फाई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, अचर राशि है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से डी ओमेगा। अब यहाँ से फाई बराबर निकल के आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन डी ओमेगा का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा क्या हमारा ओमेगा, क्योंकि हम ओमेगा बराबर जानते हैं 4 पाई होता है, ओमेगा बराबर जानते हैं 4 पाई, क्योंकि ओमेगा बराबर 4 पाई, तो हमारा फाई ई बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो हमारा यहाँ से फाई ई बराबर आ गया कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, और हमने क्या किया, एकदम कितना सिंपल आसान तरीके से इस फार्मूले को प्रूफ कर दिया। यदि बंद पृष्ठ के भीतर क्या हो, आवेश, अनेक आवेश, मतलब एक सिंगल आवेश के लिए था ये, लिख सकते हैं यदि बंद पृष्ठ में, यदि बंद पृष्ठ के अंदर, बंद पृष्ठ के भीतर, पृष्ठ के भीतर अनेक आवेश, अनेक आवेश जैसे कि Q1, Q2, Q3 डॉट 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 माइनस Q4 माइनस Q5 डॉट 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 स्थित हो, फिर क्या हो, बहुत सारे आवेश हों, तब हमारा फाई ई का मान निकल के आ जाएगा, फाई ई का हमारा हो जाएगा सिग्मा क्यू, मतलब टोटल का क्या करेंगे हम, बीजगणितीय योग ले लेंगे बटे एप्सिलॉन नॉट, हमारा फार्मूला हो जाएगा। फिर क्या हो, बहुत सारे आवेश स्थित हों तब एप्सिलॉन नॉट क्या है, जो हमारा क्या करें, ये हमारा योग है, हमारा बीजगणितीय योग, ये क्या है, हमारा आवेशों का बीजगणितीय योग है, आवेशों का बीजगणितीय योग, आवेशों का बीजगणितीय योग, यह क्या है, हमारा आवेशों का बीजगणितीय योग है, तो आवेशों का बीजगणितीय योग है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब बढ़ते हैं इसके अनुप्रयोग की तरफ। तो कह रहा है गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। तो गॉस के प्रमेय के बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, कई सारे एप्लीकेशन हैं। तो आइए हम पढ़ने वाले हैं अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट। एक हम लेते हैं अनंत लंबाई का एक आवेशित सीधा तार, जिसके कारण हम क्या करेंगे, उससे गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। तो हमने क्या किया, अनंत लंबाई का एक आवेशित सीधा तार लेते हैं। सबसे पहले एक हमने क्या किया, एक आवेशित सीधा तार लेंगे अनंत लंबाई का, ये हो गया हमारा एक आवेशित सीधा तार, जिस पर हमारा प्लस आवेश है, जिस पर क्या धन आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है। इसकी लंबाई क्या है, अनंत लंबाई का एक आवेशित सीधा तार है। तो इसके चारों तरफ हम मान लेते हैं एक गॉसियन पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना कर लेते हैं।
इसको चारों तरफ हम एक गॉसियन पृष्ठ की क्या करेंगे, कल्पना कर लेंगे। इसके चारों तरफ हम एक गॉसियन पृष्ठ की क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। इसके चारों तरफ हमने क्या किया, एक गॉसियन पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना कर लेते हैं। अब इससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। तो इससे कितने पृष्ठ बन रहे हैं, एक इससे एक पृष्ठ बना, दो पृष्ठ बना और तीन पृष्ठ। ये पृष्ठ हो गया S1, ये हो गया S2 और ये हमारा हो गया S3। अब तीनों पृष्ठ हो गए। यहाँ पर हमारा यहाँ पर एकांक क्षेत्रफल से इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो हमारा क्षेत्रफल वेक्टर हो गया डी, ये क्या हो गया, बाहर की तरफ होगा। और वैद्युत क्षेत्र क्या है हमारा, इधर है। धनावेश के कारण क्या होता है, दूर की तरफ, तो हमारा वेक्टर ई, हमारा अल्पांश डी ए ले लेते हैं। और यहाँ पर इस बिंदु पर हम क्या करते हैं, अल्पांश डी ए लेते हैं। अल्पांश डी ए के कारण क्या करेंगे, इस अल्पांश के कारण इस अल्पांश के कारण क्या करेंगे, इन पर हम क्या करेंगे, वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करके हम पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो हमारा इस अल्पांश का जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा, धनावेश से धनावेश के कारण क्या होगा, दूर की तरफ। और जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है लंबवत बाहर की तरफ होता है, तो ये भी लंबवत बाहर की तरफ क्षेत्रफल वेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारा क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा, लंबवत बाहर की तरफ डी ए वेक्टर, अल्पांश डी ए ऐसे। और वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, धनावेश कारण प्लस दूर की तरफ होता है। और हम मान लेते हैं इस तार की लंबाई क्या है, यह लंबाई के लिए हम ज्ञात करते हैं। अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, जो हमारा संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ है, इस पृष्ठ के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं। तो हमारा कुल संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फाई ई बराबर हो जाएगा हमारा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, लिखा नहीं, तो लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हमारा हो गया फाई। अब हमारा फाई ई बराबर यहाँ से निकालेंगे, तो हमारा φ1 बराबर ई डी ए, वेक्टर ई इंटू डी ए, S1 है। φ1 बराबर हमारा यहाँ से φ1, φ2, φ3, S1 S2 S3 तीन पृष्ठ है ना। तो हमारा पृष्ठ S1 से हमारा पृष्ठ S1 है, तो हमारा हो जाएगा ई डी ए, फिर हमारा प्लस पृष्ठ S2 है, यहाँ से भी हो जाएगा वेक्टर ई डी ए, फिर प्लस यहाँ से S3 है, हो जाएगा वेक्टर ई डॉट डी ए। अब तीनों पृष्ठ से हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर थीटा का मान 90 डिग्री, यहाँ पर थीटा का मान 0 डिग्री, यहाँ पर थीटा का मान 90 डिग्री। तो थीटा का मान हमारा हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा डी फाई ए बराबर हो जाएगा हमारा पृष्ठ S1 है, तो हमारा हो जाएगा ई डी ए कास थीटा प्लस S2 ई डी ए कास थीटा प्लस S3 हो जाएगा यहाँ से ई डी ए कास थीटा। पहला थीटा 90 और लास्ट वाला 90, बीच वाला 0 है। तो हमारा हो जाएगा यहाँ से फाई ई बराबर S1 पृष्ठ से हमारा हो जाएगा ई डी ए कास 90 प्लस S2 हो जाएगा ई
डी ए cos 0 प्लस यस 3 हो जाएगा ई डी ए cos 90। cos 90 का मान हमारा कितना होगा 0 और cos 0 का मान 1। यहाँ से हो जाएगा ई डी ए इंटू 0 प्लस एस टू ई डी ए इंटू 1 प्लस एस 3 ई डी ए इंटू 0। तो हमारा यहाँ से आ गया फाई ई बराबर, यहाँ से फाई ई बराबर आ गया 0 प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए। ये भी 0 हो गया तो 0 प्लस आ गया एस टू ई डी ए। तो हमारा ई डी ए आ गया और प्लस 0। अब यहाँ पर ई बाहर आ जाएगा हमारा, यहाँ से फाई ई बराबर निकल के आ जाएगा। ई हमारा क्या है कांस्टेंट है और हमारा डी ए वेरिएबल है। तो डी ए का हम क्या करेंगे समाकलन करेंगे। डी ए का समाकलन करेंगे तो हमारा आ जाएगा ए, ई इंटू ए आ जाएगा। ई ए हमारा वक्र पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये हमारा क्या है, ये हमारा ये वाला है ना, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 पाई आर एल। इस वक्र पृष्ठ का लंबाई एल है 2 पाई आर, त्रिज्या आर है और लंबाई एल है, तो यानी हो जाएगा इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये हमारा क्या है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल। तो हम लिखेंगे फाई ई बराबर, फाई ई बराबर लिखेंगे 2 ई इंटू 2 पाई आर एल, ई इंटू 2 पाई आर एल, ई इंटू 2 पाई आर एल, ई इंटू 2 पाई आर एल। हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हो जाएगा गॉस प्रमेय से, हम लिखेंगे गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से हमारा हो जाएगा, हम जानते हैं फाई ई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हमारा फाई ई बराबर होगा क्यू बराबर होता है लैम्डा इंटू एल। तो हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व तो क्या होता है लैम्डा इंटू एल होता है ना, लैम्डा इंटू एल। पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। तो लैम्डा बराबर क्या था, लैम्डा बराबर हमारा था क्यू अपॉन एल, लैम्डा बराबर होता है क्यू बटे एल। तो क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल। ये हमारा क्या है पृष्ठीय है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा क्यू की जगह पर लैम्डा इंटू एल बटे एप्सिलॉन नॉट। हो गया समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन नॉट। एल से एल हमारा कट गया। अब हमारा ई बराबर आ गया लैम्डा बटे 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, या लिख सकते हैं ई बराबर ऊपर 4 पाई लैम्डा, ऊपर लिख सकते हैं, एक सेकंड, नीचे 4 पाई लाना था, लिख सकते हैं 2 लैम्डा, एक सेकंड, 2 लैम्डा इंटू 2 लैम्डा। ऊपर लिख सकते हैं कितना, ऊपर लिखेंगे 2 लैम्डा, यदि यहाँ ई बराबर हमारा हो जाएगा 2 से गुणा कर दें बटे 2 से नीचे कर दें गुणे
2 पाई आर इप्सिलॉन नॉट। तो हमारा हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर, या लिख सकते हैं ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। ये हमारा क्या आ गया, फार्मूला निकल कर आ गया। अनंत लंबाई की आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई का कोई आवेशित चालक तार है, उसके कारण क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या तो लिख सकते हैं E बराबर 9 गुणे 10 का पावर 9 गुणे 9 इंटू 9 इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। तो ये फार्मूला हमारा क्या हो गया, अनंत लंबाई की आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे अनंत विस्तार के एक समान आवेशित समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखा आप लोगों ने तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही शानदार जबरदस्त टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।